अपन ने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद अपने शुरू किया था कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अंतर क्या होता है, तो अपने वहां 4 अंतर किए थे। नेक्स्ट आज अपन जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द एवं परिभाषाएं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए अपने बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं और फिर इसकी टर्मिनोलॉजी है उसको अपन समझते हैं। तो क्या है एग्जांपल? K4 FeCN6, मान लो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में किसका क्या नाम होता है? सबसे पहले अपन देखें तो इसको अपन कहते हैं समन्वय मंडल, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, समन्वय मंडल कोऑर्डिनेशन स्पेयर। जस्ट ये भाग पूरा है यहां से लेकर के और यहां तक, ये है समन्वय मंडल कोऑर्डिनेशन स्पेयर। उसके बाद इस बड़े कोष्ठक से बाहर यहां हो सकता है या फिर इधर कोई है, तो उसको बोलते हैं आयनिक स्पेयर। आयनिक स्पेयर, आयनिक मंडल, आयनिक मंडल, ये वाला पार्ट, या इसे काउंटर आयन भी बोला जाता है। काउंटर आयन, प्रति आयन के नाम से भी बोला जाता है, प्रति आयन, काउंटर आयन। तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं आयनिक स्पेयर, आयनिक मंडल या काउंटर आयन, प्रति आयन। और यहां इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं समन्वय मंडल कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ये टर्मिनोलॉजी है, यूज आने वाली है। इस ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो Fe लिखा हुआ है, इस Fe को बोला जाता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। इसको अपन शॉर्ट में CMA भी कह सकते हैं। C सेंट्रल, M मेटल, A एटम, सेंट्रल मेटल एटम, CMA भी कह सकते हैं। इसी प्रकार ये जो CN लगा हुआ है, ये CN नाम थोड़ा सा अटपटाई है लेकिन काम बड़ा ही अच्छा है। इसको कहते हैं लिगेंड, लिगेंड। और ये CN संख्या में है कितने? 6। ये 6 है संख्या में। इस संख्या को बोलते हैं समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट में से CN भी कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर CN भी कहा जाता है। ये टर्मिनोलॉजी है जो कि अपन यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि समन्वय मंडल क्या होता है, फिर लिखेंगे कि आयनिक मंडल या प्रति आयन क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या होता है, ये लिगेंड क्या होता है और समन्वय संख्या क्या होती है। और सेंट्रल मेटल एटम या आयन को
लेविस एसिड भी कहा जाता है, यानी ये लेविस एसिड के समान व्यवहार करता है। वहीं ये जो लिगेंड है ये लेविस बेस के समान बिहेवियर करता है, व्यवहार करता है। तो सेंट्रल मेटल एटम को लेविस एसिड और लिगेंड को लेविस बेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अपने पास टर्मिनोलॉजी थी। इस टर्मिनोलॉजी को अपन को परिभाषित करना है। तो परिभाषित करेंगे तो सबसे पहले एक एक पॉइंट लेंगे, जो एग्जाम में लिखा उसी के ऊपर बात करेंगे और उसी से इनकी परिभाषाएं निकालेंगे, यहीं से निकाल करके। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टॉपिक है भाई टर्मिनोलॉजी, उसमें है समन्वय मंडल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। देखिए पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने बात भी की थी कि सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा लिगेंड से जुड़ी होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा कैसे, तो इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है। इसके अंदर इस कोष्ठक के अंदर एक तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन प्रेजेंट है, इसके बाद ये लिगेंड प्रेजेंट है और लिगेंड कितने हैं, 6 प्रेजेंट है। यानी 6 लिगेंड हैं, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं और इन सभी को एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, समन्वय मंडल भी कहते हैं। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे सबसे पहले कि केंद्रीय धातु परमाणु, इसका विन्यास ये होगा, जैसे मान लो यहां बना दूं मैं Fe Cn 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 और ये भी Cn, ये Cn -1 चार्ज प्रत्येक के ऊपर है और ये अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और लोन पेयर डोनेट करने के कारण ही इस Cn को या लिगेंड को क्या कहते हैं, लेविस बेस भी कहते हैं। तो इस हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स अपने पास है, इसमें ये Fe है आपका सेंट्रल मेटल एटम है, वही जो Cn है वो Cn आपका क्या है, एक लिगेंड है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले कि समन्वय मंडल क्या होता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु एवं Cn, केंद्रीय धातु परमाणु एवं उससे ये बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। केंद्रीय धातु परमाणु एवं उससे उपसहसंयोजक बंधु द्वारा जुड़े लिगेंडों को एक बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है, समन्वय मंडल कहा जाता है। ये था पहला पॉइंट जो कि अपन बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो क्या पॉइंट होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु एवं उससे उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े लिगेंडों को एक बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से समन्वय मंडल कहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद इससे बाहर ये है K4, फिर कोष्ठक शुरू हो गया Fe 6-। तो यहां K4 है, उस K4 को आप आयनिक स्फीयर भी बोल सकते हैं और इसे आप काउंटर आयन भी बोल सकते हैं। तो क्या कहेंगे, पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि K4 FeCN6 का एक्वस सॉल्यूशन है, चाहे ये हो सकता है एग्जांपल, या हो CONH36 Cl3, ये भी एक्वस ही है। तो ये क्या देगा, 4K प्लस FeCN6
-4। इसी प्रकार ये कह देगा CONH3 6 +3 +Cl-, ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा और Cl- भी एक्वस होगा। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन अपन ने लिया, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहां से ब्रेक हुआ और ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहां से ब्रेक हुआ। तो कहां स्थित है ये समूह और ये समूह कहां स्थित है? समन्वय मंडल ये है पूरा, ये है समन्वय मंडल, और समन्वय मंडल के इधर भी हो सकता है और समन्वय मंडल के इधर भी हो सकता है, यानी समन्वय मंडल से पहले भी हो सकता है और समन्वय मंडल से बाहर भी हो सकता है, जो कि अपने आयनों में टूट रहा है, अपने आयनों में टूट रहा है। तो अपन आयनिक मंडल के बारे में अपन क्या कह सकते हैं कि समन्वय मंडल, यह समन्वय मंडल यहां से यहां तक का समन्वय मंडल से बाहर आयनीकृत होने वाले समूह को, कौन सा समूह है? आयनीकृत होने वाले समूह को या आयनीकृत समूह को। तो समन्वय मंडल के बाहर आयनीकृत समूह को आयनिक स्फीयर कहा जाता है। ठीक, या अपन बात करें काउंटर आयन क्या होता है, इसी के बारे में बात करें तो प्रति आयन या काउंटर आयन क्या होता है? ये दो एग्जांपल मैंने लिए हैं, यहां ये समन्वय मंडल है, यहां ये समन्वय मंडल है, तो यहां ये K4 है, ये समन्वय मंडल से पहले आ रहा है, और यहां ये जो Cl है Cl3 ये समन्वय मंडल के बाद में आ रहा है। तो अपन यहां से भी एक परिभाषा निकाल सकते हैं। तो काउंटर आयन क्या होता है, किसे कहते हैं? तो समन्वय मंडल के पहले या समन्वय मंडल के बाद, समन्वय मंडल के पहले या समन्वय मंडल के बाद आने वाले परमाणु या परमाणु समूह को काउंटर आयन या प्रति आयन कहते हैं। तो क्या लिखेगा? समन्वय मंडल से पहले या समन्वय मंडल से बाद आने वाले परमाणु या परमाणु समूह को काउंटर आयन या प्रति आयन कहते हैं। ये था दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट अपना कोऑर्डिनेट स्पेयर, दूसरा है आयनिक स्पेयर या काउंटर आयन। जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल की बात करें, इसके अंदर इस पूरे एग्जाम्पल में एक एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। यहां जो K4FeCN6 है, इसका एक्वस सॉल्यूशन अपने लिया, तो 4K प्लस FeCN6 -4। इसमें कौन तो काउंटर आयन है और कौन कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। तो यहां ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है, तो यहां इसमें लिख देंगे अपन कि इसमें FeCN6 -4 समन्वय मंडल है तथा K प्लस प्रति आयन है, तथा K प्लस प्रति आयन है। तो ये तो हो गया पूरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर और ये हो गया उसका काउंटर आयन। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल की अपन बात करें तो क्या हो सकता है, देखिए CONH3 6 Cl3, इसकी बात करें तो इसका भी एक्वस सॉल्यूशन है मेरे पास। तो ये टूटेगा किसमें? CONH3 6 +3 Cl-, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है।
इसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्पेयर तो कौन है और काउंटर आयन कौन है। तो अपन बात करें तो उपरोक्त कंपाउंड में CONH3 6+3 ये तो है आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये तो है कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और ये Cl- है, ये है काउंटर आयन। क्या है बेटा? काउंटर आयन। क्लियर? ये दो एग्जांपल मैंने लिए हैं। तो परिभाषा मैंने लिखी है, काउंटर आयन क्या होता है? तो समन्वय मंडल से पहले या समन्वय मंडल के बाद आने वाले परमाणु या परमाणु समूह को काउंटर आयन कहते हैं। और अगर आयनिक मंडल की बात करें तो क्या कि समन्वय मंडल से बाहर आयनीकृत होने वाले समूह को क्या कहते हैं? आयनिक मंडल कहते हैं। जैसे यहाँ ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है यहाँ से ब्रेक होगा तो ये आयन अपने आयनों में टूट जाएगा, तो ये आयनिक मंडल हो गया। तो ये आयनिक मंडल है काउंटर आयन, और ये होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। जस्ट इसके बाद इस पे बात करूं मैं, ये है Fe, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, जो कि किसके समान व्यवहार करता है? लेविस एसिड के समान व्यवहार करता है। क्यों करता है? देखिए, सबसे पहले यहीं से अपन परिभाषा निकालेंगे एक, और परिभाषा में अपन क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले इस Fe की अपन को बात करनी है, तो ये Fe है कहां? ये Fe समन्वय मंडल के अंदर प्रेजेंट है, और अगर ये Fe सेंट्रल मेटल एटम होगा नहीं तो ये कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है वो कभी फॉर्म भी नहीं होगा, कभी नहीं बनेगा। तो किसके अंदर प्रेजेंट है? समन्वय मंडल के अंदर प्रेजेंट है। तो अपन क्या लिखेंगे कि समन्वय मंडल में स्थित, समन्वय मंडल के अंदर स्थित उदासीन धातु परमाणु, अभी लिखा था अपन ने Fe Cn Cn Cn, ये लो ऐसे अपन लिखा था। इसकी बात अपन कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम, तो समन्वय मंडल के अंदर स्थित है। तो समन्वय मंडल में स्थित उदासीन धातु परमाणु, उदासीन भी हो सकता है, उदासीन धातु परमाणु या आयन रूप में भी हो सकता है। उदासीन धातु परमाणु या आयन जो कौन से बॉन्ड के द्वारा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। इस बॉन्ड के द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, जो उपसहसंयोजक बंधु द्वारा लिगेंडों से घिरा होता है या जुड़ा होता है। अब ये तो हो गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हो गया आपका लिगेंड, और ये हो गया आपका CMA सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? समन्वय मंडल के अंदर प्रेजेंट है। तो समन्वय मंडल में स्थित उदासीन धातु परमाणु या आयन जो उपसहसंयोजक बंध द्वारा लिगेंड्स द्वारा घिरा होता है या जुड़ा होता है। किसके द्वारा घिरा होता है? लिगेंडों के द्वारा घिरा होता है या जुड़ा होता है। क्या कहलाता है? सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। ये आपका फिर से समझ लेना, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं, किसने बना रखे हैं? Cn ने बना रखे हैं, जिसका नाम क्या है? लिगेंड। तो क्या लिखेंगे कि समन्वय मंडल में स्थित उदासीन धातु परमाणु या आयन जो उपसहसंयोजक बंध द्वारा किनसे घिरा होता है? लिगेंड से घिरा होता है। क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। उसके बाद कुछ कंपाउंड लेता हूं मैं, बताना उसमें, जैसे FeCN6 -4, NiCO4
और CONH36 +3, इनमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? तो यहां इसके अंदर Fe+2 जो कि क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें ये Ni और इसमें CO+3, ये इन तीनों कंपाउंड में क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर सेंट्रल मेटल एटम की अपन लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम है वो एक किसके समान व्यवहार करता है, लेविस एसिड के समान व्यवहार करता है। क्यों करता है? क्योंकि लिख देता हूं मैं, इसके पास समान ऊर्जा के रिक्त कक्षक उपस्थित या उपलब्ध रहते हैं, ये लेविस एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास समान ऊर्जा के रिक्त कक्षक उपलब्ध रहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लेविस एसिड भी कहते हैं। और समान ऊर्जा के रिक्त कक्षक उपलब्ध होने के कारण ये क्या करेगा, इस लिगेंड के पास जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा उनको ये Fe या सेंट्रल एटम है वो अपने रिक्त कक्षकों में ले लेगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है Fe या सेंट्रल मेटल एटम, इसलिए इसको लेविस एसिड कहा जाता है। और लिगेंड के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लेविस बेस कहा जाता है। एक होता है लेविस एसिड और एक होता है लेविस बेस। जो देता है इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, वो लेविस एसिड, और जो लेता है एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म वो लेविस बेस। तो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है वो एक लुईस एसिड के समान व्यवहार करता है। लेविस एसिड के समान व्यवहार होने के बाद ये किसके समान, एसिड के समान व्यवहार। अगला टॉपिक है वो है इसके बाद समन्वय संख्या। आपने इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, अब अपन आगे बात करते हैं कि समन्वय संख्या क्या होती है। तो देखो यहां से ये Fe एक सेंट्रल मेटल एटम है, ये Cn है, ये एक लिगेंड है, और इसने एकांकी इलेक्ट्रॉन को दान किए, तो यहां दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो क्या कहेंगे Cn के बारे में कि केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड द्वारा बनाए गए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या क्या होती है, उसकी समन्वय संख्या। या कह सकता हूं केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों द्वारा बनाए गए, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों द्वारा बनाए गए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। यहां कितने बॉन्ड बन रहे हैं, एक यहां बन रहा है, 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 एक इस Cn ने बना रखा है, एक फॉर्म कर देना, और एक इसने बना रखा है। कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 6। तो यहां कितने लिखे हुए पहले से ही 6। तो इस कंपाउंड में इस Fe की कितनी समन्वय संख्या है, 6। कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है। कैसे बना रहा है, ऐसे बना रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की अपन बात करें तो यहां बताओ कितनी समन्वय संख्या है, यहां तो ये हो गया 6 है, यहां कितनी है 4, क्योंकि Ni से कितने CO जुड़े हुए हैं, 4 CO जुड़े हुए हैं। वहीं यहां इसकी कितनी समन्वय संख्या है, इस CO कोबाल्ट से 6 NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो Cn कितनी हो गई, इसकी Cn हो गई 6, इसकी Cn हो गई 4 इस वाले की, और इसकी भी Cn कितनी हो गई 6। नेक्स्ट कंपाउंड अगर मान लो मैं ये लिख दूं NiCl4-2, कितनी Cn है, तो यहां इस Ni से कितने Cl जुड़े हुए हैं, 4 Cl जुड़े हुए हैं, तो इसकी भी Cn कितनी होगी बेटा, इसकी Cn होगी 4। तो ये होता है समन्वय संख्या। तो परिभाषा में क्या कहेंगे,
कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है लिगेंड और वो लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहा है, उनकी संख्या ही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि साहब ये लिगेंड क्या होता है, इसका क्या काम है। तो ये क्या करता है, देखिए FeCN6-4, तो यहां Fe से 6 Cn जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, ये भी Cn, ये भी Cn, ये लो भाई। अगर इसको मैं वापस एक को मिटा दूं तो यहां लिखा हुआ Cn-, तो ये Cn क्या है, ये Cn लिगेंड है और परिभाषा में क्या कहोगे कि वह परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो केंद्रीय धातु परमाणु को कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर उपसहसंयोजक बंध बनाता है, वो ही क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। यहां ये Cn है, अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, डोनेट करने के फलस्वरूप यहां कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या कहेंगे कि वह परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो केंद्रीय धातु परमाणु को, सेंट्रल मेटल एटम को कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है तथा उपसहसंयोजक बंध बनाता है, क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। क्लियर। अब ये पहला पॉइंट था परिभाषा के रूप में। सेकंड पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि लिगेंड का वह परमाणु, समझना ध्यान से, जो सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड का वह परमाणु जो सेंट्रल मेटल एटम को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, क्या कहलाता है, दाता परमाणु या डोनर एटम कहलाता है, दाता परमाणु कहलाता है। क्लियर। जैसे अपन H2O की बात करें तो इस H2O में, ये H2O पूरा क्या है, ये H2O पूरा एक लिगेंड है, लेकिन इस लिगेंड में कौन है जो लोन पेयर दान कर रहा है, उसका नाम कौन है, क्या नाम उसका, ऑक्सीजन। तो जैसे कि H2O में ऑक्सीजन, जैसे H2O में ऑक्सीजन डोनर एटम होता है, H2O में ऑक्सीजन डोनर एटम में होता है। क्लियर। इसी प्रकार नेक्स्ट अगर मैं लिख दूं तो अगला एग्जांपल लिख दूं, मान लो मैं AgNH32+1, इस कंपाउंड में, यानी इसमें, ये मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, इसमें Ag+ है, वो तो क्या है, एक सेंट्रल मेटल एटम है साहब, और NH3 क्या है, NH3 पूरा क्या है, एक लिगेंड है, और नाइट्रोजन इसमें क्या है, नाइट्रोजन इसमें डोनर एटम, कौन सा एटम है, डोनर एटम। तो यहां NH3 एक लिगेंड है और लिगेंड का कौन सा परमाणु, केवल नाइट्रोजन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डोनर एटम भी कहा जाता है। तो अपन ने सेकंड पॉइंट में क्या लिखा कि लिगेंड का वह परमाणु जो सेंट्रल मेटल एटम को, केंद्रीय धातु परमाणु को
एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है डोनर एटम दाता परमाणु कहलाता है। जैसे H2O में ऑक्सीजन डोनर एटम होता है। इसी प्रकार ये कॉम्प्लेक्स लिखा AgNH32+। इस कॉम्प्लेक्स में Ag है वो तो सेंट्रल मेटल एटम है और NH3 है वो NH3 एक लिगेंड है और इसका भी जो नाइट्रोजन एटम है वो कौन सा एटम होता है? डोनर एटम होता है। क्लियर? उसके बाद अगला पॉइंट इसके बारे में मैं लिख सकता हूं कि लिगेंड है वो धनावेशित भी हो सकता है, लिगेंड है वो ऋणावेशित भी हो सकता है और लिगेंड है वो उदासीन भी हो सकता है। लिगेंड है वो धनावेशित भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है और ऋणावेशित भी हो सकता है। क्लियर? मैं इसके बारे में ये बात कह सकता हूं, मैंने नहीं लिखवाया पहले, कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी उदासीन हो सकता है, धनावेशित हो सकता है और ऋणावेशित हो सकता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसे? देखो अभी मैंने एग्जांपल लिखे थे, यहां ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर ये जो पूरा पार्ट है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो यहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कैसा है? प्लस का है। इसी प्रकार और एग्जांपल में लिखूं तो यहां ये वाला FeCN6-4 ऋणावेशित है और नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो NiCO4 कैसा है? उदासीन है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर उदासीन भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है और धन आवेशित भी हो सकता है। धन आवेशित भी हो सकता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो। तो लिगेंड है वो धनावेशित हो सकता है, ऋणावेशित हो सकता है और उदासीन हो सकता है। इसी प्रकार कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो भी उदासीन हो सकता है, ऋणावेशित हो सकता है, धनावेशित हो सकता है। जैसे यहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर धनावेशित है, क्यों? यहां पॉजिटिवली चार्ज है। यहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो ऋणावेशित है और यहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो उदासीन है। तो ये हो गया उदासीन का एग्जांपल, ये ऋणावेशित का हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज और ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर? तो ये लिगेंड के बारे में बेसिक सी बात थी कि सबसे पहले अपन लिखा कि लिगेंड क्या होते हैं, तो वह परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो केंद्रीय धातु परमाणु को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर उपसहसंयोजक बंध बनाता है, लिगेंड कहलाता है। ठीक है? सेकंड पॉइंट इसमें लिखा कि लिगेंड का वह परमाणु जो सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, डोनर एटम कहलाता है। जैसे HOH एक लिगेंड है जिसमें ऑक्सीजन कौन होता है? डोनर एटम होता है। क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी बीच में अपन ने समन्वय मंडल की फिर से बात की, क्योंकि लिगेंड है वो कैसे हो सकते हैं? धनावेशित हो सकते हैं, ऋणावेशित हो सकते हैं और उदासीन हो सकते हैं। तो पीछे अपने एक पॉइंट छोड़ दिया था वो वापस ऐड कर लेना कि समन्वय मंडल है वो भी उदासीन, ऋण आवेशित और धनावेशित हो सकता है। जैसे ये एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया आपके सामने। क्लियर? उसके बाद में आगे अपन पढ़े तो समन्वय मंडल हो गया, आयनिक मंडल प्रत्यायन हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम हो गया, समन्वय संख्या हो गई और लिगेंड की बेसिक जानकारी अपन कर ली। अब लिगेंड के बारे में ही अपन आगे चलेंगे, या एक पॉइंट लेविस एसिड के बेस के बारे में लिख सकते हो, यहीं पे लिख दो बड़े से कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण लिगेंड लेविस बेस के समान व्यवहार करता है, लेविस बेस के समान व्यवहार करता है। तो ये इसके बारे में बेसिक जानकारी थी, इसके बारे में यहां लिख दिया, इसके बारे में यहां लिख दिया। अब अपन पढ़ेंगे कि लिगेंड का वर्गीकरण कैसे किया गया है।